जोहार जय मूल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। आज थॉटकास्ट का छठा एपिसोड आप देख रहे हैं और सबसे पहले हम आपसे क्षमा चाहते हैं क्योंकि हमने पहले आपसे वादा किया था कि थॉटकास्ट का जो जो सीरीज़ हमने शुरू की है उसके एपिसोड हफ्ते में 3 बार यानी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, इन 3 दिनों में आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन कुछ कारणों की वजह से कल हमारा एपिसोड नहीं आ पाया, इसलिए आज हम वो एपिसोड आपके सामने ला रहे हैं। और इस एपिसोड का सब्जेक्ट है जाति आधारित जनगणना, सेंसस और कास्ट बेस्ड सेंसस। ये क्या मसला है, क्या मामला है, क्यों ज़रूरी है, इतने सालों से अब तक क्यों नहीं हुआ, क्यों समाज से इसकी मांग हो रही है, इन सारे एस्पेक्ट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमें हमेशा की तरह हमारे साथ एमएन टीवी के मुख्य संपादक कुमार काले सर है, हम उनसे बात करेंगे। दरअसल मामला ये है कि एक याचिका कल परसों ही सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई और उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जो मंत्रालय है उनको नोटिस जारी किया है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो याचिका क्या है, क्या मांग की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों जो मंत्रालय है, तीनों जो संस्थाएं हैं, उनको क्या नोटिस जारी किया है। शुक्रिया संकेत, बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे बिंदु पर ये आज थॉटकास्ट का एपिसोड करने का फैसला आपने किया, क्योंकि देश भर में कई सारे ऐसे संगठनों के द्वारा लगातार ये मांग की जा रही है कि देश में जब सेंसस हो तो उसमें बैकवर्ड क्लासेस की भी सेंसस की जाए। और ये पिछले 80 सालों से ये मामला पेंडिंग है। ख़ास तौर पर पिछले 20 सालों से, मतलब 2001 से लेके इस आंदोलन में, इस मांग में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई और 2011 के सेंसस में भी, संसद में भी इसको लेकर हंगामा हुआ था। और अब सामाजिक संगठनों के द्वारा इसके लिए बहुत ज़्यादा मांग हो रही है। असल में ये सेंसस का कार्यक्रम 9 फरवरी 2021 से 28 फरवरी 2021 के बीच में होने वाला था। मतलब अगर ये पेंडेमिक नहीं होता, कोरोना का अगर समय नहीं होता, तो इस समय ये सेंसस की प्रैक्टिस चल रही होती। चूँकि पूरा साल जो है ये कोरोना की वजह से लॉकडाउन में बर्बाद हो गया, तो इस सेंसस के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में जाने का मौका उनको मिला और उन्होंने उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट के सामने एक प्रेयर की कि भाई हमारी इस बात को सुना जाए, क्योंकि सदन तो इस बात करने के लिए भी इनकार कर रहा जी। आपको याद होगा, यही वो बीजेपी की सरकार है जिसने 31 अगस्त 2018 को, राजनाथ सिंह जब उस समय होम मिनिस्टर थे, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इस बात की घोषणा की थी कि हम 2021 की सेंसस में बैकवर्ड क्लासेस का भी सेंसस करेंगे, उनका भी काउंटिंग करेंगे। तो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों में एक उम्मीद जगी थी कि चलो इस बार तो कम से कम हमारी गिनती तो होगी। गिनती के फायदे क्या होंगे, उसका अधिकार क्या मिलेगा, वो अलग की बात है, मगर कम से कम शुरुआत तो होगी जी। मगर जब से मतलब सरकार बनी, मतलब मई 2019 में चुनाव के नतीजे आए और सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद में अमित शाह के द्वारा इस बात से पूरी तरह से इनकार कर दिया गया कि हम इस बार किसी तरीके से कोई कास्ट बेस्ड सेंसस या बैकवर्ड लोगों का सेंसस नहीं करेंगे। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि केवल वोट, ओबीसी के वोट हासिल करने के लिए एक जैसे जुमला था, उसी तरीके से ये 15 लाख का जुमला था, उसी तरीके से ओबीसी का ये वोट ले लिया गया। तो उसके बाद में फिर सामाजिक संस्थाओं को या संगठनों को बैकवर्ड क्लासेस के साथ एक बहुत बड़ा ये विश्वासघात, तो उसकी प्रतिक्रिया ओबीसी संगठनों के ऊपर हुई, सामाजिक संगठनों के ऊपर हुई, और देश की बड़ी बड़ी जो संगठनाएं, सामाजिक संगठनाएं ने, इन्होंने इसके विरोध में मोर्चा भी खोला। और ये कोरोना का लॉकडाउन थोपने के पीछे भी यही कारण था कि उस आंदोलन को किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए, ताकि अनरेस्ट बहुत बढ़ रहा था जी। मगर जबकि ये मामला थोड़ा 1 साल आगे बढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का मौका मिला। मल्लेश यादव के द्वारा ये जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और उन्होंने उस समय एक प्रेयर ये की कि जो सेंसस होगा उसमें SC ST कौन है ये आइडेंटिफाई करने के लिए जाति पूछी जाती है, क्योंकि देश में हर 10 साल में SC ST का काउंटिंग होता है। तो वो SC ST है ये पूछने के लिए तो जाति पूछनी पड़ती है। धर्म पूछने के लिए भी लोगों को सवाल बताया जाता है कि भाई आप किस धर्म से हो। तो ऐसा नहीं कि ओबीसी के लिए ही पहली बार कोई ऐसी जाति पूछी जाएगी, जाति तो हर सेंसस में पूछी जाती है, क्योंकि उसके बगैर SC ST कौन है पहचाना नहीं जाता।
तो उसमें SC/ST का कॉलम है, तो उसी कॉलम में OBC के लिए भी एक अलग से कॉलम लगाया जाए, ये उनकी मांग थी कि भाई जो लगभग 32 कॉलम्स उसमें हैं और वो अलग अलग जानकारी ली जाती है, उसका सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल स्टेटस पूछा जाता है, कौन सी भाषा बोली जाती है, तो लगभग 32 ऐसे कॉलम है। तो उसमें एक कॉलम और बढ़ जाए, SC/ST का ऑलरेडी है जी, क्योंकि SC/ST के लिए तो जाति पूछनी पड़ेगी। अब SC/ST का भी कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं होता, उनका बस क्लास का फिगर बताया जाता है कि इतनी आबादी SC की है। तो इसमें हमने दो बातें कही है कि एक कास्ट बेस्ड सेंसस हो तो देश की सारी जातियों की गिनती हो और उसमें OBC की भी अलग से गिनती हो। तो ये दो मुद्दे अलग है, एक जाति आधारित गिनती का मुद्दा है और एक पिछड़े वर्ग की गिनती का मुद्दा है। तो मल्लेश यादव के द्वारा ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जो एक PIL दायर की गई थी, काफ़ी ऐसी PIL पहले से पेंडिंग थी। CJI जो है बोबड़े साहब, उनकी द्वारा इस बात को सुना गया और उन्होंने फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को जो कमीशन है, जो बाकायदा बैकवर्ड क्लासेस के लिए बनाया गया कमीशन है, उसको और जो सामाजिक न्याय मंत्रालय है उसको भी उन्होंने नोटिस दिया कि आप अपना पक्ष इसके बारे में रखो। अब केंद्र सरकार को अपनी बात रखनी पड़ेगी, कमीशन को अपनी बात रखनी पड़ेगी और सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री जो है, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है, इसको भी अपनी बात रखनी पड़ेगी। इसके लिए ये मामला है जी। अब ये उन्होंने जो सवाल उसमें पूछे थे कि भाई क्या ज़रूरत है इसकी, तो भाई बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन लागू है, एजुकेशन में है, सर्विसेज में है, साथ साथ में पंचायत राज में भी रिजर्वेशन है, तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन का भी उनको बेनिफिट होता है। अब इन सारे बैकवर्ड क्लासेस के वेलफेयर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी है, तो पॉलिसी बनाने के लिए आंकड़े तो चाहिए, बगैर आंकड़ों के कैसे पॉलिसी बनेगी। बजट का एलोकेशन करना है, वेलफेयर की स्कीमें बनानी है, तो उसके लिए भी तो सरकार के पास ऑथेंटिक डाटा होना चाहिए। और सरकार जो है बैकवर्ड क्लासेस के लिए अनप्लान वे में स्कीम बनाकर तो कोई उनका उद्धार नहीं कर सकती। अभी जैसे बैकवर्ड क्लासेस के लिए एजुकेशन के लिए बजट में क्या प्रोविजन है, तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है केवल 250 करोड़ की है। इस साल तो मोदी सरकार ने 115 करोड़ जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का बजट था OBC का, वो घटाया है, केवल 1300 करोड़ का प्रोविजन है। अब जिस देश में लगभग 130 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, उसमें 50% से ज़्यादा OBC है, तो एक मोटा मोटी भी अगर हम लोग पकड़ कर चले तो 65 करोड़ से ज़्यादा की OBC की आबादी है। और 65 करोड़ के OBC को देश के बजट में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में मिले हैं 250 करोड़, यानी एक OBC के हिस्से में ओवरऑल जो कोई है उसके हिस्से में ज़्यादा से ज़्यादा 4 रुपये, 4 या 5 रुपये, 5 रुपये पकड़ ले तो ये आंकड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 4 के हिसाब से 240 करोड़ के करीब हो जाएगा, 240 या 260 करोड़ के करीब जाएगा। अब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में भी यही है, 1300 करोड़ के हिसाब से अगर आप 65 करोड़ का निकालो तो एक के हिस्से में कितना पैसा आया, 65 इंटू 2 करोगे तो वो 1300 मतलब 130 होगा, तो 20 रुपये। अब कुल मिला के OBC के वेलफेयर के लिए, एजुकेशन के लिए 25 रुपये जो है, प्री मैट्रिक के लिए 5 रुपये और पोस्ट मैट्रिक के लिए 20 रुपये, तो कुल मिला के 25 रुपये एक OBC के हिस्से में आए। तो कैसे उनका डेवलपमेंट होगा एजुकेशन का? देखिए, जाति आधारित जनगणना या फिर OBC की जो जनगणना की बात हो रही है, काफ़ी सारे सालों से ये बात उठ रही, मांग उठ रही है, ये ज़रूरी क्यों है? इससे क्या लाभ होगा, क्या फ़ायदे होंगे? देखिए, सरकार वेलफेयर के लिए बनी है। सरकार का सबसे पहला काम है, जिस प्रजा ने, जिस जनता ने उनको वोट देकर चुना है, उस जनता का वेलफेयर करने के लिए वो बनाई गई। तो देश की आधी आबादी है पिछड़ा वर्ग। अब पिछड़े वर्ग का उद्धार करना है, योजना बनानी है, विकास करना है, तो प्लानिंग के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है आंकड़ों की, उसके बाद आएगा बजट। जब आपके पास आंकड़ा ही नहीं है कि इस देश में OBC कितने हैं, तो उसका विकास करने के लिए आप किस तरीके से व्यवस्था बनाओगे? अंग्रेज़ों ने भारत में सेंसस की प्रोसेस लाई, ये इसीलिए लाई क्योंकि अंग्रेज देश का नियोजन करना चाहते थे, प्लानिंग करना चाहते थे, तो उन्होंने ये सिस्टम बनाया और फिर संख्या के प्रोपोर्शन उन्होंने ये सारी चीज़ें शुरू की। क्या अंग्रेजों के समय में ये कास्ट बेस्ड सेंसस होती थी? 1872 से ये पहला सेंसस शुरू हुआ, तो 1931 तक ये सेंसस हुआ। 41 का जो सेंसस था वो वर्ल्ड वार चल रहा था, इसलिए उसमें ऑथेंटिक डाटा नहीं माना गया। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के द्वारा ये किया गया था, तो उसको ऑथेंटिक नहीं माना गया था। संविधान सभा ने भी उन आंकड़ों को प्रमाणित नहीं माना, इसलिए संविधान सभा ने भी इस बात की गंभीरता को महसूस किया। अब बाकायदा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो कि संविधान के निर्माता थे, उन्होंने संविधान सभा में इस बात को दोबारा उठाया और ये मांग भी की
कि 1952 में जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, तो लोकसभा के पहले चुनाव होने से पहले हमारे पास जातियों का प्रमाणित आंकड़ा होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूंसीज किस आधार पर बनाई जाएंगी, क्योंकि हमारे पास तो डेमोग्राफिक कोई फिगर है नहीं। तो उन्होंने उस समय ये बात उठाई थी कि 1951 का सेंसस जो है ये कास्ट बेस किया जाए। 51 में किया भी गया था पार्शली, और उसके आंकड़े भी कालेलकर कमीशन को दिए गए थे। उन्हीं आंकड़ों को तो कालेलकर कमीशन ने इस्तेमाल किया और लगभग 900 से ज़्यादा जातियों को उन्होंने एमबीसी के तौर पर जो आइडेंटिफाई किया था, उनमें से कुछ जातियों के आंकड़े भी कालेलकर कमीशन ने उसमें अपने रिपोर्ट में दिए थे। अपने कोर्ट में ये कालेलकर कमीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए गए थे। तो संविधान सभा में भी बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा ये बात कही गई थी कि भाई आप कास्ट बेस्ड सेंसस करो, क्योंकि संविधान सभा में जो सदस्य थे उनकी बात सामने आई थी। 31 के सेंसस में शेड्यूल कास्ट की आबादी ज़्यादा थी, 7 करोड़ से करीब थी, और जब 41 के सेंसस में हम देखते हैं तो शेड्यूल कास्ट की आबादी घट जाती है। तो ये भी मामला आया। तो उस समय संविधान सभा के बहुत सारे सदस्यों ने 41 के सेंसस को लेकर सवाल उठाए थे। ये ओबीसी के जो आंकड़े बताए थे, कोई बताता है कि 52% है, कोई बोलता है कि 65% है, तो ये किस आधार पर तय ये 31 के सेंसस जो कि कास्ट बेस्ड सेंसस थी उसको आधार बनाकर किया गया। उसमें भी अनडिवाइडेड इंडिया था, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, हाँ, वो बाद में था। हाँ। तो उसमें जितना भी सारा प्रोपोर्शनेट था उसके आधार पर फिर मंडल कमीशन ने आंकड़ा निकाला। बिल्कुल। अभी रोहिणी कमीशन आई है और रोहिणी कमीशन ने ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन की बात कही है। 4 कैटेगरी उन्होंने करने के लिए कही है, जो एक प्रस्ताव है। तो इस प्रस्ताव में जो रिकमेंडेशन या जो बातें लिखी गई, सुझाव जो दिए गए हैं उनको, और ओबीसी की जो जाति आधारित जनगणना का जो मुद्दा अभी उठ रहा है, अभी हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़कर आप कैसे देखते हैं? देखिए, बैकवर्ड क्लासेस में ही नहीं तो SC ST में भी सब कैटेगराइजेशन ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा कैटेगराइजेशन होगा, सब कैटेगराइजेशन होगा, उतना ज़्यादा उन समूहों को जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला उनको आरक्षण दिया जा सकता है। इसलिए कैटेगराइजेशन ज़रूरी है। बहुत सारे स्टेट में सब कैटेगराइजेशन है। लगभग 11 ऐसे स्टेट है जिसमें पार्शियल लेवल पर कैटेगराइजेशन किया गया, जैसे महाराष्ट्र में NT का है। साउथ के स्टेट में भी बैकवर्ड क्लासेस के अंदर सब कैटेगराइजेशन OBC के लिए लागू किया गया है। तो ये कैटेगराइजेशन होना चाहिए। मगर सवाल क्या है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको करना है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, या जो हम लोग कहते हैं कि न्याय संगत आपको अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए आपके पास आंकड़े चाहिए। बिल्कुल। अब रोहिणी कमीशन ने 4 स्तर का कैटेगराइजेशन सजेस्ट किया है कि 2%, 6%, 9% और 10% का। अब 2% के लिए उन्होंने जिन जातियों को चुना है, लगभग 1600 के करीब वो जातियाँ है, और उनके लिए 2% किया है। 6% के लिए उन्होंने लगभग 500, 550 जातियाँ, उसके लिए उन्होंने कहा कि इनको दो, 6% दो। 9% जातियों के लिए उन्होंने लगभग 324 या 328 ऐसी जातियों का लिस्ट कहा गया। और 10% जिन जातियों को रोहिणी कमीशन ने आरक्षण की बात कही है वो 100 से भी कम है, 97 है। तो ये जो उन्होंने आंकड़े निकाले, और आंकड़ों 27% का उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन, 27% का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो 50% का सीलिंग लगाया, इसलिए मंडल कमीशन ने भी 27% का ही रिकमेंडेशन किया है। तो 2, 6, 9 और 10 ये कुल जोड़ जो है 27 का है। तो ये भी जो आया है 27 का आंकड़ा ध्यान में रखकर लाया। अगर इनको न्याय देना है तो उसके लिए आपके पास जातियों के आंकड़े होने चाहिए। इसलिए MBC की सारी जातियों ने रोहिणी कमीशन की इस रिकमेंडेशन का विरोध किया। OBC की जो दूसरी जातियाँ ये भी इससे संगत नहीं है, क्योंकि वो कहती है कि भाई हमारी संख्या आप गिनो और उसके आधार पर दे दो। अब सरकार संख्या नहीं गिनेगी और बगैर संख्या गिने अगर ये कैटेगराइजेशन करेगी तो झगड़ा खड़ा हो जाएगा और वो अन्याय करने वाली बात होगी उन जातीय समूहों के साथ में। इसलिए रोहिणी कमीशन के भी रिकमेंडेशन को अगर लागू करना है तो उसके लिए उसको स्वीकारना है या उसकी चर्चा भी करनी है, तो उसके लिए कास्ट बेस्ड सेंसस ज़रूरी है। देखिए, कालेलकर कमीशन ने भी अपने रिकमेंडेशन में ये बात कही थी कि 1961 की सेंसस को कास्ट बेस्ड सेंसस किया जाए। उसके 20 साल बाद मंडल कमीशन आया, तो मंडल कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में 1981 की सेंसस को कास्ट बेस्ड किया जाए ये मांग की थी। फिर सुप्रीम कोर्ट में बहुत बार OBC के रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया। उस समय में भी सुप्रीम कोर्ट में OBC के आरक्षण का विरोध करने के लिए एक सबसे बड़ा तर्क क्या दिया गया था कि आपके पास आंकड़े ही नहीं है तो आप किस आधार पर दे रहे। बिल्कुल। तो आरक्षण के विरोधी जो है हर बार सुप्रीम कोर्ट में OBC के प्रमाणित आंकड़े नहीं है ये मुद्दा लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाते। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बार ये कहा कि आंकड़े प्रमाणित नहीं तो आंकड़े प्रमाणित लाओ, क्योंकि संख्या गिनना है तो सुप्रीम कोर्ट का काम है नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट
केंद्र सरकार को यह आदेश तो दे सकती है कि बहुत सारी जजमेंट में हाईकोर्ट ने ये कहा, मद्रास हाईकोर्ट ने भी इस बात को कहा कि भाई इसकी ज़रूरत है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आंकड़ों की ज़रूरत है। मगर चालाकी क्या होती है कि जो मीडिया या जो सवर्ण लोग हैं कि आंकड़े नहीं हैं बैकवर्ड क्लासेस की, इस वजह से उनके आरक्षण की संख्या को परसेंटेज का विरोध करते हैं। वही अपर कास्ट लोग जो है, सवर्ण लोग हैं, जब संख्या गिनने की बारी आती तब उसका विरोध भी करते। मतलब सुप्रीम कोर्ट में जब जाते तब क्या कहते, आंकड़े नहीं है, इस वजह से नहीं दिया जा सकता। और जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर आंकड़े गिनने की जब बारी आती है तो इसका विरोध करते। ये जो चालाकी है ये असल में वो ओबीसी के साथ बहुत बड़ा धोखा करने वाली बात है। लेकिन इतने सालों से जो मांग हो रही है, करीब 80 साल आपने 80 साल बताया हो गया। बहुत सारे 20 साल से तो बहुत ये मांग बहुत ज़्यादा बड़ी है, 2020 बड़ी हो रही है और तेजी पकड़ रही है ये मांग। फिर भी अभी तक किसी भी सरकार ने जनगणना नहीं की है। इसके पीछे की क्या कारण है? सरकार को क्या नुकसान नजर आते हैं, या जो ब्राह्मणवादी लोग हैं उनको इससे क्या नुकसान नजर आते हैं? जेडी देवेगौड़ा सरकार के द्वारा कास्ट बेस्ड सेंसस करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया था, वो उसके लिए अनुकूल थे। तो जैसे ही जेडी देवेगौड़ा के द्वारा कास्ट बेस्ड सेंसस का समर्थन किया गया तो कांग्रेस ने उनका समर्थन विड्रॉ किया और वो सरकार गिराई। उसके बाद अटल बिहारी प्रधानमंत्री बने, लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे, तो उन्होंने उस समय उसका विरोध किया। तो 2001 में लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा भी यही नीति अपनाई कि वो खुलकर जाति आधारित गिनती के विरोध में आए। 2011 में कांग्रेस की सरकार थी, सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, मगर जो एग्जीक्यूटिव पावर थी वो सारी की सारी प्रणब मुखर्जी के पास में थी। और बाकायदा प्रणब मुखर्जी ने जब संसद में हंगामा हुआ, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, सारे सांसद संसद में खड़े हुए और उन्होंने बात की। आपने देखा होगा उस समय कितना ज़्यादा हंगामा। लालू प्रसाद यादव है, शरद यादव थे, मुलायम सिंह थे, यादव, वीरप्पा मोइली थे, गोपीनाथ मुंडे थे। कम्युनिस्टों की तरफ से भी इसके लिए बात उठाई गई थी। डीएमके के या तमिलनाडु के जितने भी द्रविड़ आंदोलन के नेता थे उन्होंने भी बात की थी। रिस्पेक्टिव पार्टी बैकवर्ड क्लासेस की तरफ से आया था और प्रणब मुखर्जी के द्वारा पार्लियामेंट में इस बात का एश्योरेंस दिया गया था कि हम ये सेंसस करेंगे। मगर जब उन्होंने वो एश्योरेंस दिया था तो उस समय उन्होंने उस जो संसद में कही गई बात को भी लागू नहीं किया और सोशियो इकोनॉमिक सेंसस का नया मामला खड़ा किया। और एक्चुअल सेंसस होने के बाद में उन्होंने उसको चलाया। 5 साल तक वो सेंसस का कार्यक्रम चलता रहा, लगभग 5,000 करोड़ उसके लिए खर्चा भी किया, मगर अभी तक उसका डाटा डिस्क्लोज नहीं किया। इस साल के बजट में भी लगभग निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 3,768 करोड़ रुपए का बजट जो है केवल सेंसस के लिए घोषित किया गया। मतलब सरकार आंकड़े जमा करने के लिए पैसा खर्च कर रही है, हजारों करोड़ खर्च कर रही है। अब 16 भाषा में जानकारी जमा की जाएगी। इस बार तो पेपरलेस बजट की तरह ये भी पेपरलेस सेंसस होगा, डिजिटल ऐप की तरह होगा। तो अमित शाह के द्वारा ये कहा गया है कि लगभग 1200 करोड़ जो है हम सेंसस के प्रोग्राम के लिए खर्च करेंगे। 31 लाख से ज़्यादा के कर्मचारी पूरे देश भर में इस काम में लगेंगे। तो बहुत बड़ी प्रैक्टिस होती है ये। चुनाव के बाद देश में सबसे ज़्यादा मशीनरी इसी काम में लगाई जाती है। तो सरकार पैसा खर्च कर रही है। अब इतना सारा 12,000 करोड़ का आप पैसा खर्च कर रहे हो तो उन पैसों का इस्तेमाल सही तो होना चाहिए। आखिर सरकार आंकड़ों से डरती क्यों है? क्योंकि आंकड़े अगर सामने आएंगे तो ये जो धोखा आज़ादी के नाम पर जो ओबीसी के साथ हुआ है वो तो एक्सपोज हो जाएगा। अब 2007 में हायर एजुकेशन में ओबीसी को रिजर्वेशन घोषित हुआ। होना कब चाहिए था? 1950 में ही। 57 साल की देरी के बाद हायर इंस्टीट्यूट में जैसे एम्स है, आईआईटी है, या जो हम लोग ये कहते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, इसमें रिजर्वेशन लागू होना चाहिए था। मगर अब तक उसमें है, हम लोग देखते हैं कि रिजर्वेशन लागू होने के 15 साल बाद में भी वहाँ का नज़ारा क्या है। 40 के करीब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें 40-41 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ओबीसी के केवल 9 प्रोफेसर हैं। मतलब रिजर्वेशन लागू होने के 15 साल बाद आईआईटीज़ में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, टेक्नोलॉजीज़ में, या जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है उसमें कितने ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन है। अब बच्चों का एडमिशन जो है स्टूडेंट्स के लेवल पर फुलफिल हो रहा है, मगर फैकल्टी लेवल पर क्या है? वहाँ प्रोफेसर अगर ओबीसी का नहीं होगा तो क्या होगा? वो जो स्टूडेंट जो ओबीसी का वहाँ पर गया है उसका प्रोफेसर, अगर उसका जो सीनियर है प्रोफेसर जो है, अगर वो अपर कास्ट होगा तो उसको पढ़ने नहीं देगा। बिल्कुल। इसलिए आंकड़े ये अभी कह रहे हैं कि जो स्कूल छोड़, मतलब जो इंस्टीट्यूट छोड़ने का जो
बीच में ही पढ़ाई छोड़ने का जो मामला है, या जो कैंपस के अंदर जो मेंटल टॉर्चर होकर एक तो स्कूल छोड़ने का या तो आत्महत्या करने का जो परसेंटेज बढ़ रहा है, उसमें ज़्यादा ओबीसी के बच्चे सामने आ रहे हैं। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट में उन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी को सैबोटेज कर दिया। अब जब सेंट्रल इंस्टीट्यूट में ओबीसी के लोग नहीं रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं रहेंगे, सेक्रेटरीट के आंकड़े भी हमारे पास है कि भाई 89 में एक भी ओबीसी, कैबिनेट सेक्रेटरी एक भी नहीं है, एडिशनल सेक्रेटरी 93 उसमें एक भी नहीं है, तो फिर ओबीसी है का? देश की आधी आबादी है तो नौकरियों में आधा हिस्सा उसका होना चाहिए। आधा तो छोड़िए, रिजर्वेशन लागू होने के बाद में जितना होना चाहिए उसके लिए भी वो देने के लिए तैयार नहीं है। अब ये जब मामला ओबीसी के सामने आएगा तो ओबीसी तो अधिकार के लिए खड़ा होगा। इसलिए सरकार ये आंकड़े छुपाने का काम कर रही है। और ये भी बात है कि इसमें कि ओबीसी को हिंदू बनाकर, हिंदू के नाम से जो ब्राह्मणों ने एक्वायर किया है, उनकी जो पोजीशंस है, उनकी जो जगह है जहाँ पर ओबीसी होने चाहिए परसेंटेज के हिसाब से, वहाँ पर ब्राह्मण लोग या तत्समुच्चय जाति के लोग हैं, ये भी मामला सामने आ जाएगा। ओबीसी को मंडल कमीशन के पहले भी और उसके बाद में भी, आज़ादी के समय में ओबीसी को आज़ादी के नाम पर इस्तेमाल किया कि आपकी सारी समस्या आज़ादी के बाद हल होगी। तो किसानों ने आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी, पिछड़े वर्ग के लोगों ने आज़ादी के लिए कुर्बानी दी। कांग्रेस जो इतनी बड़ी ताकत बनी थी आज़ादी के आंदोलन में, वो किसकी थी? गांधी के पीछे या नेहरू के पीछे जो आज़ादी के नाम पर जो लोग सड़क पर उतरे थे, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, वो कौन? सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ सिखों ने दी। और आज आप देख रहे हैं कि लगभग 90 दिन से ज़्यादा समय हो गया, किसान सड़क पर है, पंजाब हरियाणा के किसान सड़कों पर है, सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ सिखों ने दी। सिखों के साथ कितना बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों को नक्सलाइट घोषित किया जा रहा है, उनको टेररिस्ट घोषित किया जा रहा है, उनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगाए जा रहे हैं। तो उस समय किसानों ने लड़ाई लड़ी आज़ादी के नाम पर, देशभक्ति का मामला खड़ा किया गया और देशभक्ति के लिए किसान लड़े, आज़ादी मिली। मगर आज़ादी मिलने के बाद किसानों का साथ क्या हुआ? आज तक उनको एमएसपी की गारंटी नहीं है। तो उस समय उन्होंने बैकवर्ड क्लासेस के इस्तेमाल के लिए उन्होंने आज़ादी का इस्तेमाल किया, आज़ादी का नारा लगाया कि आज़ादी मिलने के बाद तुमको न्याय मिलेगा। गांधी जी तो कहते थे कि आखिरी जो आदमी है उसका कल्याण होगा। वो आखिरी आदमी गांधी के साथ ही चला गया, उसका अभी तक किसी को पता नहीं चला कि आखिरी आदमी कौन था। तो पहला आदमी नेहरू था, तो नेहरू से शुरू हुआ, वो अभी भी वही चल रहा। तो उस समय बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का आज़ादी के नाम पर इस्तेमाल हुआ। और उसके बाद जब देश के अंदर सत्ता आई, आज़ादी के बाद फिर कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर हिंदुत्व का जो स्लोगन है वो चलाया और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को हिंदू के नाम पर कांग्रेस और बीजेपी मिलकर इस्तेमाल करती रही। एग्रेसिव हिंदुत्व का एजेंडा हो या सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा हो, दोनों ही ओबीसी के इस्तेमाल के लिए करते रहे। मंडल कमीशन के लिए भी कांग्रेस ने ही हिंदुत्व का एजेंडा खड़ा किया था, बीजेपी ने उसको एग्रेसिव लेकर ज़्यादा उसका इस्तेमाल किया। और वो जो हम लोग ये कहते हैं कि ज़्यादा भड़के हुए जो लोग हैं उनको उकसाने का काम किया और उनका इस्तेमाल किया। आज तक वो कर रहे हैं। तो ये जो है हिंदू बनाकर ही इस्तेमाल हो सकता है, ओबीसी बनाकर उसका इस्तेमाल कैसे होगा? तो ओबीसी बनेगा तो हक अधिकार मांगेगा, हक अधिकार मांगेगा और देना भी पड़ेगा। संविधान में तो उसकी व्यवस्था है। बिल्कुल 340 में बाकायदा ये कहा गया है कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए दिया जाए। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में भी जवाहरलाल नेहरू ने जब ये बात कही थी कि बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को हम अधिकार देंगे, उनके साथ न्याय होगा, तो न्याय मांग रहे तो देना होगा। तो सरकार ओबीसी के लिए कुछ करेगी नहीं। अब नरेंद्र मोदी ये दावा करते हैं कि वो ओबीसी है नहीं है, ये तो संशोधन वाला मामला है। मगर अगर वो ओबीसी है तो ओबीसी के प्रतिनिधि के तौर पर उनको काम करना चाहिए। मगर वो ओबीसी के अधिकारों के विरोध में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल तो मोदी का हो रहा है। लोगों की उम्मीद थी कि भाई ये आदमी करेगा ओबीसी के नाम पर, तो सबसे ज़्यादा विरोध तो वो कर रहे हैं। अब मामला सब पता चलेगा कि जब सुप्रीम कोर्ट के सामने सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी बात कैसे रखता है, इससे पता चलेगा कि वो ओबीसी के कितने हितैषी है। तो 3 संस्थाओं को सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है या उनको अपनी बात रखनी है। तो ये हो सकता है कि 2-4 दिनों में ही ये आ जाए, फिर स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल ऐसे मतलब नरेंद्र मोदी जैसे ही प्रधानमंत्री बने, उन्होंने तो हलफनामा दे दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि जाति आधारित जनगणना हम नहीं करने वाले हैं, है ना। तो एक मामला वो भी है। फिलहाल तो सारे मुद्दों पर हमने डिस्कशन किया है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई मुद्दा हमसे रह गया है
जनगणना या जाति आधारित जनगणना से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है और ये हमें चर्चा में लेना चाहिए। तो अगले एपिसोड में या अगले किसी इस थॉटकास्ट की सीरीज़ के एपिसोड में हम प्रयास करेंगे कि उन एस्पेक्ट्स को भी कवर किया जाए। फिलहाल इतना ही। ये मुद्दे जो हमने आपके सामने रखे हैं, जाति आधारित जनगणना, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना, ये कितनी महत्वपूर्ण है, ये हमने आपको बताने का प्रयास किया है। इसके अलावा आपके अगर कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको ऐसा अगर लगता है कि थॉटकास्ट में हमने इस मुद्दे पर भी चर्चा करनी चाहिए, तो ऐसे मुद्दे भी आप MNTV को सुझाव के तौर पर दे सकते हैं। और MNTV की ये नई जो सीरीज़ है उस सारे सीरीज़ को देखने के लिए MNTV के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, MNTV के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।